नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आई वेलकम ऑल व्यूअर्स टू पार्टिसिपेट एंड वॉच दिस वीडियो ओवर अ वेरी सेंसिटिव इशू। बहुत ही संवेदनशील मसला है जो हर घर में चिंता का विषय बन गया है। वो है कोविड की थर्ड वेव और हमारे बच्चों की रक्षा किस तरीके से इस पे की जाए। तमाम इसको लेकर एप्रीहेंशंस हैं, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि कोई कह रहा है बच्चों को टारगेट किया जाएगा, कोई कह रहा है बच्चों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो कोई कह रहा है कि इसके कोई ऐसे एविडेंस ही नहीं है, चीजें माइल्ड होंगी, सॉर्ट आउट हो सकती है, सबका सोल्यूशन है। तमाम चीजों पर प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर स्मिता मिश्रा हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। डॉक्टर साहब एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका की। इसके अलावा वो पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी है नेशनल पीडियाट्रिक एंड फीटल कार्डियोलॉजी की। डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच निहारिका for calling me in your YouTube channel, and this is good opportunity and I am quite grateful. Thank you. डॉक्टर स्मिता, सबसे पहला सवाल यही है, क्या कोविड की थर्ड वेव हमारे बच्चों को इम्पैक्ट करेगी? थर्ड वेव काफ़ी हद तक एक स्पेकुलेशन है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो अभी स्ट्रॉन्ग सेकेंड वेव चल रही है, जिसके कारण हमारे अभी बच्चों में पूरा प्रभाव नजर नहीं आया है। जैसा कि निहारिका आपको पता ही है कि बच्चों में कोविड का असर कम होता है, ऐसा देखा गया है। पर एक्चुअली जो कोविड की बीमारी है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसमें आपको इन्फ्लुएंजा फ्लू के तरह के सिम्टम होते हैं, कुछ बुखार है, कुछ लूज मोशन वगैरह बच्चों को हो सकते हैं, या थ्रोट का इन्फेक्शन जैसा हो सकता है। पर ये 4-5 दिन की ही बीमारी होती है बच्चों में आमतौर पे। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है कि 3 से 6 हफ्ते के बाद उनमें एक दूसरा दौर आता है बीमारी का, जो ज्यादा सीरियस होता है, जिसमें उनका हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है, जिसमें उनकी किडनी और फेफड़े अफेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फीवर हो सकता है, स्किन में दाने आ सकते हैं। इस बीमारी को पहले कावासाकी डिसीज के तौर पे पहचाना गया। बाद में पता लगा कि नहीं, ये जो कोविड-19 हो रहा है उस एरिया में बच्चों को ये बीमारी ज्यादा होती है। तो इसको MIS-C कहते हैं, मतलब मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो ये जो 3 से 6 हफ्ते के बाद होने वाली बीमारी है, अभी हमने सेकेंड वेव में ही इसका पूरा इफेक्ट देखा नहीं है, क्योंकि अभी ये जो सेकेंड वेव धीरे धीरे चल रही है, तो शायद हम अगले महीनों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम वो जो दूसरा वाला फेज है वो बच्चों में देखेंगे। और तीसरा वेव जब आएगा और उस समय जब दिखाई देगा, बच्चे जरूर अफेक्टेड होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं। पर हम ये मान सकते हैं कि शायद बच्चों का प्रपोर्शन उतना ही है जितना पहले था। पहले भी बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम आए थे, पहले भी उनको खांसी जुकाम वगैरह हुआ था, पर उसको उतना ज्यादा अच्छी तरह पहचाना नहीं जा सका था और ये समझा गया था कि शायद ये और कोई बीमारी है। तो पिछले बार एक तो डायग्नोसिस कम बनी थी, और इस बार ये सही बात है कि ये जो अभी नया स्ट्रेन आया है ये ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता, पूरी फैमिली ही बीमार हो जाती है, तो बच्चे भी इस तरह से इसमें ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कहना बहुत सही नहीं है कि ये बच्चों को ही इफेक्ट कर रहा है, पर ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर स्मिता, दूसरा सवाल एज अ पेरेंट मैं जानना चाहूंगी कि इस थर्ड वेव के सिम्टम्स क्या होंगे, क्या सिम्टम्स हैं जो हम पहचान सकते हैं, कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये पहला सवाल है। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक लंग डिजीज के जो पेशेंट हैं और ऑर्गन डिसफंक्शन वाले पेशेंट हैं, या फिर ओबेसिटी का शिकार बच्चे हैं, क्या उनको अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए तो क्या उन्हें हम घर में मैनेज कर सकते हैं? निहारिका जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको प्रिवेंशन ही करना है। प्रिवेंशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को घर में ज्यादा रखें और बाहर कम भेजें। अगर बाहर भेजना भी तो उस समय भेजें जबकि बाहर कोई क्राउड नहीं है। अगर खाली मैदान है तो बिल्कुल बच्चे उसमें जा सकते हैं, आप उनके साथ जाइए। बड़ों को उनसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना है, और इस बार डबल मास्क लगाना है क्योंकि इन्फेक्टिविटी इस वाले वायरस की थोड़ी ज्यादा है।
2 साल से छोटे बच्चों को मास्क लगाना नहीं कहा जाता है बिकॉज वो सफोकेट हो सकते हैं, पर सच्चाई है कि जब आप क्राउड में जा रहे हैं तो या तो आप बच्चों को लेके ही ना जाएं, या फिर बच्चों को जब भी कभी लेके जाएं तो उनको मास्क या कुछ अलग तरीके का, कुछ इनोवेटिव वे में उनको एक बैरियर मेथड जरूर दें, जिससे, क्योंकि ये बच्चे भी इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो शुरू के 4-5 दिनों में एक सीरियस बीमारी के साथ भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जो कावासाकी लाइक डिसीज है, जिसको MIS-C कहते हैं, वो तो होती ही है। तो इसलिए मास्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूरी बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्राउड में ना जाए, दोस्ती ना निभाएं, लोगों से जाके मिले ना, और जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन को बच्चों को लेके तो ना जाएं, क्योंकि उनके साथ आपको बैरियर करना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अब ये सवाल उठता है कि इन बच्चों को आप संभालें कैसे घर में। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ अब बड़ों को भी बच्चा बनना पड़ेगा, उनको बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम अगर आप कहें कि लैपटॉप दे दें, मोबाइल दे दें, टीवी दे दें, तो ये स्क्रीन टाइम अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। तो इस समय, ये समय वो आया है कि जबकि बड़े भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो उनको इंडोर गेम्स देखने चाहिए। आप सभी एक्सरसाइज करें, सब लोग कोशिश करें कि योगा करें। तो जो बच्चे थोड़े बड़े बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर के हैं, या उससे 3-4 साल के भी बच्चे, वो आपकी नकल देख के वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा योगा करें, थोड़ा गेम खेलें। और ना सिर्फ ये, बल्कि घर के लोग जो घर का काम करने में हाथ बटाएं, फादर भी हाथ बटाए, तो उसमें बच्चे भी घर के काम में इन्वॉल्व होंगे। छोटे छोटे काम उनको करने दीजिए, छोटे छोटे काम जो चीजों को उठा के ले जा सकते हैं, पानी को भर के दे सकते हैं, तो उनको हाउस होल्ड काम में रखने की, इंगेज रखने की कोशिश करिए। सीखेंगे भी, डिसिप्लिन भी सीखेंगे, और साथ में वो एक अच्छा समय निकालेंगे घर के अंदर। इसके बाद दूसरा है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे लंग्स की बीमारी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हमारे कितने बच्चे होते हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, उनके लंग्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया उनके लिए हमेशा खतरनाक होता है। तो सही आपने बात पूछी है कि इन बच्चों को क्या करें, इनको क्या हम घर में मैनेज करें। तो आंसर ये है कि अगर बच्चों के सिम्टम माइल्ड है, जैसे हम मानते हैं कि बच्चों के सिम्टम फर्स्ट 5-7 डेज में माइल्ड हो सकते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें माइल्ड हो सकते हैं, तो अगर उसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत है, बच्चा ज्यादा डिस्कम्फर्ट में नहीं है, तो आप डॉक्टर से सलाह लें। अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा फीवर भी नहीं आ रहा है, बच्चों को खाना पीना खिला के और अच्छी वेंटिलेटेड जगह में रखें, थोड़ा सनलाइट भी दिखाएं, तो ये सब करके अगर बच्चों को मैनेज किया जा सकता है, तो जैसे दूसरे बच्चों की तरह क्रॉनिक डिसीज वाले बच्चों को भी आप रख सकते हैं। पर अगर उनमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जैसे फीवर का बिल्कुल ना उतरना, जैसे कि वॉमिटिंग का होना, लूज मोशन बहुत ज्यादा होना, जैसे कि उनको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, तो अगर ऐसी चीजें होती लग रही हैं, थोड़ा भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बन रही है, तुरंत ही बच्चों को हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि ऐसी हालत में ये बच्चे कितनी जल्दी डिटेरियोरेट करेंगे, कितनी जल्दी ये डाउनहिल जाएंगे, हमें नहीं मालूम है। तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो थ्रेशोल्ड है एक नॉर्मल बच्चे के लिए, उसके कंपेरिजन में एक बीमार बच्चे के लिए बहुत अलग है। ये बहुत लो होना चाहिए कि आपको लगता है कि बच्चे को हम अच्छा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, ओरल इनटेक नहीं है, वॉमिटिंग होने की चांसेस हैं, फीवर उतर ही नहीं रहा है, आप बच्चे को हॉस्पिटलाइज करें, ये बिल्कुल ही सही तरीका होगा। नवजात शिशु को कोविड हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में भी होगा। तो जब भी कोई मदर कोविड पॉजिटिव होती है तो बच्चे में कोविड होने के चांसेस तो होते हैं, पर ये डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होता है, बल्कि डिलीवरी के दौरान में माना जाता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन पेट के अंदर ही नहीं होता है, बल्कि डिलीवरी के दौरान होता है। पर ये डायरेक्ट भी हो सकता है, बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है। जब बच्चा बाहर आता है तो इसलिए उसको आइसोलेट करके 24 और 48 घंटे में RT-PCR किया जाता है, और मदर को उसके साथ ही रखते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं। पर अगर मदर पॉजिटिव है और बच्चा निगेटिव है तो मदर को आइसोलेट करके उसको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर अलाउ करते हैं, पर वो भी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन के साथ, कि जिससे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो पाए। और अगर मदर बहुत ज़्यादा सीरियसली सिक नहीं है और अगर वो सारे जो कोविड एटिकेट्स हैं उनको फॉलो कर सकती है, तो एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा। और न्यूबॉर्न को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि मदर और बच्चे दोनों को ही एक्सपोजर बचाया जाए बाहर के लोगों से। आप बच्चों को जब भी बाहर लेके जाते हैं तो जरूर कुछ फेस शील्ड के डिजाइन सामने आए हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अदरवाइज तो उनको मास्क लगाना बिल्कुल ही संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका फेस बहुत छोटा होता है और उस साइज के मास्क होते नहीं हैं। इन सब चीज़ों में निहारिका जी बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो 2 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर मास्क मिलना बहुत मुश्किल। मैंने कहा मास्क लगाना है, बट एक्चुअली उनके एज अप्रोप्रिएट एंड फेस अप्रोप्रिएट मास्क होने की ज़रूरत है। एक चीज़ और है कि पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में आज के दिन में होने की ज़रूरत है, और वो पल्स ऑक्सीमीटर भी एक से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर डेफिनेटली दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर स्मिता, बहुत हद तक जो आपने जवाब दिया उससे मुझे इस मुद्दे को लेकर, इस गंभीर बीमारी, इस महामारी को लेकर क्लैरिटी आई है, जो कि बच्चों से जुड़ी हुई थी, बच्चे को टारगेट करने की बात की जा रही थी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है वैक्सीनेशन डिस्ट्रप्शन का। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से पेरेंट्स चल रहे थे, जिनकी वैक्सीन बच्चों की 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरीके से लगती आ रही थी, लेकिन अब उस वैक्सीनेशन को टाला जा रहा है, तो क्या इसे टाला जाए? क्योंकि अभी बच्चों की कोविड की वैक्सीनेशन भी नहीं बनी है, और जो मौजूदा बीमारियां हैं उसके वैक्सीनेशन को भी टाला जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जनरली पेडियाट्रिशियन के पास विजिट ही नहीं कर पा रहे हैं उस खतरे के कारण कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। सो इज इट गुड टू स्किप द वैक्सीनेशंस जो चली आ रही हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव आप हमें बताएंगे? निहारिका जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत जायज है, बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ आपकी चिंता नहीं है, ये सारी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ी है। क्योंकि जब कोविड पहले आया था तो हमने सोचा था कि शायद 1 महीने की बात है। मैं IAP दिल्ली की सेक्रेटरी थी और हमने उस समय जो एडवाइजरी बनाई थी, हमने यही कहा था कि जो बहुत जरूरी नहीं उस वैक्सीनेशन को शुरू में पोस्टपोन किया जाए। पर विद इन 2 मंथ्स ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम ये है कि ये कोविड जाने वाला नहीं है। तो इसलिए WHO ने और सेंट्रल IAP और हम लोगों ने भी एडवाइजरी जारी की। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से गुइना में बहुत पहले एक वायरल इन्फेक्शन के एपिडेमिक के चलते हुए हुआ था कि वहां पे उन्होंने वैक्सीनेशन रोक दिया और पता लगा कि मीजल्स वगैरह के एपिडेमिक वहां पे आ गया, तो हमें वो नहीं करना है। हमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज जिनको कहते हैं, और ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज बहुत सारी हैं। आज के दिन में करीब 40-50 टीके लगते हैं, जिनमें से 10 वो 15-16 बीमारियों के लिए होते हैं। तो इनको हमें पोस्टपोन नहीं करना है, और उसके लिए हमें बराबर ही ये ध्यान में रखना है कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो पाए ड्यूरिंग वैक्सीनेशन। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि आप जब भी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं, क्योंकि आपको एक्सपोजर तो करना ही पड़ेगा, फिजिकल एक्सपोजर तो होगा ही, तो उसमें वो लोग जाएं जो बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, कोमॉर्बिडिटीज ना हो, वो बच्चे के साथ जाएं। इसके बाद दूसरी बात, आप अपना टाइम ले लें, एक एक्यूरेट टाइम पे ही, जिससे आपको क्लिनिक में एंट्री करना हो। बेटर ये है कि आप एक अगर कैब लें या आपकी कार है तो आप उसमें ही रुकें, जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता आप उसी वक्त क्लिनिक के अंदर जाएं, या फिर डॉक्टर बाहर आके आपके कैब में लगाएं। वट एवर इज सुइटेबल फॉर डॉक्टर, और जो आपके लिए सुइटेबल है उसको उस तरीके से किया जाए। उन आवर्स में ना जाएं क्लिनिक में जबकि बाकी जनरल बुखार के मरीज वहां पे आ रहे हैं, उन घंटों में वहां ना जाएं, बल्कि वैक्सीन के लिए अपना एक अलग डॉक्टर्स आजकल बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उनको भी इन्फेक्शन ना हो और आपको भी ना हो। वो बहुत सारी नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में। AC ऑन होता है तो उसके साथ वो वेंटिलेशन भी रखते हैं, विंडो भी ऑन रखते हैं, जिससे कि एयर सर्कुलेट ना हो। आपको डॉक्टर्स का कहना मानना है। अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को आना है, आपको उस टाइम पे जाना है, एक व्यक्ति को जाना है, और मास्क हमेशा लगा के जाना है। इवन छोटे बच्चे के लिए भी आप मास्क लेके जाएं। बच्चों में मास्क जो है पर्टिकुलरली 2 साल से छोटे बच्चों का, ये बहुत टाइट ना हो, बल्कि एक फेस शील्ड यूज करें ना, और उसकी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चों पर बनाती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बीइंग पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, एंड इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए और किस तरीके के सोल्यूशन है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, वो सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मिता मिश्रा। धन्यवाद निहारिका जी। मैंने आपको
जो कोविड रिलेटेड एटिकेट्स हैं, जो सावधानियां हैं और क्या क्या हो सकता है वैक्सीन्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और मैं समझ सकती हूँ कि एक छोटे बच्चे की मदर होने के नाते आपको कितने सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे और आपके सुनने वालों के भी दिमाग में चल रहे होंगे। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे। आई होप मेरे व्यूअर्स को थर्ड वेव से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा। प्लीज 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 घर बैठे इलाज तभी करिए जैसा डॉक्टर अगर आपको बोले, लेकिन अगर सिम्टम्स गंभीर हैं तो प्लीज मेडिकल केयर के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाइए। घर के डॉक्टर को ना बने। हमारी एक्सपर्ट ने तमाम चीजों पर प्रकाश डाला थर्ड वेव के बारे में। प्लीज इस वीडियो को देखिए क्योंकि वीडियो आपके बच्चों से जुड़ी है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, उनकी हेल्थ से जुड़ी है। एंड प्लीज घर बैठे बैठे बच्चों को अच्छा खाना दीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उनके साथ क्रिएटिव एक्टिविटी करिए, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।